सुनने में मजा तो आपको डेफिनेटली नहीं आने वाला है सुन के, क्योंकि इससे होने वाला है आपके समर स्लैम का मजा खराब। तो जॉन सीना अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं एट समर स्लैम और मैच है उनका अगेंस्ट कोडी रोड्स। और आप अगर एक्टिव चैटर तो मैंने आपको बताया भी था कि जो 18 जुलाई का दिन है उसके लिए अगली अपीयरेंस है जॉन सीना की, उससे पहले जॉन सीना आने नहीं वाले। और भाई ये पता नहीं फेयरवेल वाले बंदे को क्या चुल मची हुई यार, ये मूवीज वगैरह बाद में शूट कर ले, 2025 के बाद भी साल आएंगे ना, तुमने फेयरवेल टूर करके पूरा ईयर ऐसे सेलिब्रेट करने को बोला तो कर लो अच्छे से। लेकिन नहीं, अभी ये मूवी शूट करने के लिए चले गए हैं लिटिल ब्रदर, जो कि अभी इनकी न्यू जर्सी में चल रही है, इस वजह से ये शोज पर नहीं आ रहे। और समर स्लैम का मजा ऐसे खराब होगा कि समर स्लैम के गो होम एडिशन वाले एपिसोड के लिए ही जॉन सीना एडवर्टाइज है 18 जुलाई, उसके बाद ना कोई रॉ ना कोई स्मैकडाउन, सीधा गो होम एडिशन जो शो होगा स्मैकडाउन का वहां पे आएंगे जॉन सीना। तो मतलब कि अभी इतने टाइम से जो थोड़े बहुत हमारे अंदर गर्मी पैदा कर दी थी इन्होंने, सीएम पंक और जॉन सीना की जो राइवलरी चली थी, अब वो दोबारा से ठंडी हो गई है या पानी डाल दिया उसके ऊपर पूरा। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. वेलकम है गाइस आपको वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और एक जेलसी जो मुझे हुई है आज के डायनामाइट के शो को देख के कि भाई मतलब पूरा शो ऑब्वियसली नहीं देखा मैंने, लेकिन ये जो स्पॉट है ऐसे स्पॉट्स तो यार मैं शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इस वजह से देखना शुरू में पसंद किया था मैंने। ये इनकी कोई फ्यूड चल रही है यंग बक्स और स्वर्व स्ट्रिकलैंड की, और इसमें इन्होंने क्या किया, जो यंग बक्स की लिमोजीन है उसको ही पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया इस वाली मशीन से। वो जो हुक होता है, वो जो वो जिससे ऐसे खोदने का काम करते हैं, जैसे हमारे इंडिया में एक बार इसका बहुत ट्रेंड चला था जेसीबी की खुदाई वाला, तो वो वाला कुछ उन्होंने काम कर दिया। और ऊपर से जो छत है उनकी लिमोजीन की, लिमो की, उसको 2 बार उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। और उसके बाद जाते भी हैं बाहर देखने, उनका मैच वगैरह चल रहा था, तो रियल टाइम में वो जिस तरीके से उस मूवमेंट को फिल्म कर रहे थे वो बहुत कूल लग रहा था देखने में। और यही मैं बात करता हूँ स्टोरी लाइन की, जब मैं कह रहा हूँ ना कि वाओ फैक्टर, ओएमजी फैक्टर, जिसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई की जान बसती है, वही चीज आजकल डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा लैग कर रही है। और जब ये AEW के शो में दिख रही है तो ऐसा लग रहा है यार ये सारे काम तो तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो। क्या लग रहा है ब्रॉन स्ट्रोमन इतना पॉपुलर हो क्यों गया? वो इतने ज्यादा जो ट्रक पलटवाए गए, उनसे कभी एम्बुलेंस पलटवाई गई। रोमन और ब्रॉन की जो फ्यूड है वो सिर्फ मैचेस के बेसिस पर तो थी नहीं, उससे रिलेटेड कितने सारे हमको मूवमेंट्स याद हैं। जैसे अगर केन की भी बात कर लो, उस टाइम में तो कैसे वो बंदा टूट फूट गया था, फिर एम्बुलेंस से निकल के आया था। तो वो सारे जो एक फ्रेम में ऐसा डाले ना कि जो थोड़ा रियल लाइफ के पर्सपेक्टिव में भी आया कि यार अच्छा ये तो हम अपने सामने भी होते हुए देखते हैं, फिर जब वो चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी होती है सामने होते हुए, मतलब ये चीज़ें हम देखते हैं जैसे कि ये मशीन। तो अब इन्होंने इसको वैसे स्पॉट में यूज़ कर लिया, जानते हो वैसे आप लोग मैं इसको क्या ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें वो AEW वाले तो अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई में हाल फिलहाल में इसका कोई ज़्यादा हमको इस तरीके की चीज़ें जो है हमको ज़्यादा देखने को मिल नहीं रही हैं। गोल्डबर्ग बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल बंदा है, रिटायरमेंट मैच उनका अब होने वाला है गुंथर के साथ में, उसको लेकर भी क्वेश्चन मार्क है कि क्या सही में वो रिटायरमेंट मैच है। फिलहाल के लिए मान के चल लेते, लेकिन उन्होंने इस मैच से पहले कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो कि बहुत सारे अलग अलग फैन बेसिस को जो है ट्रिगर करने वाली हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने मेरा जो स्पीयर है उसको कितने लोगों को दे दिया, और उन्होंने ये भी बोला कि ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसलिए किया ताकि वो मेरे को डाउन प्ले कर सके कि अच्छा गोल्डबर्ग भी यूज करता है, क्या हो गया भाई वो भी यूज कर रहा है, फिर वो कोई कैसे लगा रहा है, कोई कैसे लगा रहा है। और उन्होंने बोला कि अभी इस पॉइंट पे, इस पूरे प्लैनेट पे, अर्थ पे कोई एक ह्यूमन बीइंग जो कि सिर्फ मेरे अलावा स्पीयर को यूज करना चाहिए, तो वो नाम है ब्रॉन ब्रेकर का। मतलब अभी आपको पता है रोमन रेंस का जो पूरा डब्ल्यूडब्ल्यूई का करियर है वो इतना बढ़िया है, और इतना अभी सबसे बड़ा स्टार अगर आप कोई बोलोगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में फुल टाइमर तो क्या ही बोलोगे आप उस बंदे को, वो रोमन रेंस ही है, लेकिन उनका भी स्पीयर यही है। तो ऐसे मौके पे गोल्डबर्ग का ये बात बोलना, ये मुझे याद है जब जिस टाइम पे रोमन और गोल्डबर्ग का मैच नहीं हुआ था, उस टाइम पे इस चीज को उस तरीके से देखा जाता था कि ये अब शुरुआत है शायद रोमन रेंस और गोल्डबर्ग के मैच की, इनकी फ्यूड की, और उसके बाद फिर वो मैच हुआ भी था। खैर इसकी तो अपने आप में एक अलग ही कॉन्ट्रोवर्शियल कहानी है, जब कोविड से पहले फिर रोमन रेंस निकल भी गए थे, उसके बाद फिर वो वापस आए, फिर ये मैच हुआ एंड उन्होंने रैंक भी किया स्पीयर को। ये बड़ा फन चीज होती है करने के लिए, फैंस भी इसको बहुत करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ऑब्वियसली अपना नाम रखा है गोल्डबर्ग, उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर, फिर एज का उन्होंने नाम लिया, फिर राइनो का उन्होंने नाम लिया, और रोमन रेंस को लिस्ट में रखा है उन्होंने जो कि उनके नंबर 5 पर आता है। चलो राइनो का मैं समझता हूँ, लेकिन एज को आई थिंक मुझे लग रहा है थोड़ी रैंकिंग ऊपर मिल गई है। उतना ऐसा डिस्ट्रक्टिव स्पीयर नहीं है एज का, लेकिन बोल सकते हो दिखने में थोड़ा सुंदर सा लगता है। तो ये गोल्डबर्ग ने बातें बोली हैं अलग अलग। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात के ऊपर भी कॉमेंट किया कि क्यों मैं गुंथर के साथ मैच कर रहा हूँ, मेरे को क्यों आने की जरूरत पड़ी। तो वो कहते हैं कि एक जो मेरा बहुत बड़ा उद्देश्य है अपना रिटायरमेंट मैच करने का, और किसी यंग लॉन्डे के साथ, आप अगर गोल्डबर्ग से कंपेयर करोगे गुंथर को तो वो एक यंग लौंडा ही है, वो इसीलिए कि ताकि जो हमारी ओल्डर जनरेशन है
वो उसकी रिस्पेक्ट करना सीखे यंगर जनरेशन। इनको लगता है कि उन्होंने मॉडर्न टाइम में ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, हमारे टाइम से अगर तुम चीज़ें कंपेयर करोगे तो अभी भी तुम लोग बहुत ज़्यादा पीछे ही हो। तो ऐसा गोल्डबर्ग का कहना था, पता नहीं उन्होंने कैरेक्टर में बोला है या फिर वो रियल में बोला है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा कॉमेंट करूंगा नहीं। एंड एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑड भी निकल के आया है, और ऑड ये है कि जो ये मैच होने वाला है गुंथर और गोल्डबर्ग का एसएनएमई में, इसमें कितने ज़्यादा स्पीयर मारने वाले हैं गोल्डबर्ग। तो इसके जो ऑड निकल के आए हैं वो हैं 2.5 टोटल स्पीयर। इतना जो स्पीयर है वो गोल्डबर्ग हिट करने वाला है। जब मैंने 2.5 देखा तो मैं दिमाग के लिए मैंने कहा भाई क्या 2 और एक आधा स्पीयर जो बीच में रोक लेंगे। बट ये ऑड है, ये ऐसा रियल में नहीं है कि कोई 2.5 स्पीयर पड़ेगा, वो सिर्फ नंबर्स में खेल होता है ऑड्स के अंदर। तो ये उस तरीके से इसको देखा जा रहा है। तो ये जो है गोल्डबर्ग की कुछ इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं एसएनएमई से पहले। और मुझे पता है आप लोग ये भी पूछ रहे हो कि एसएनएमई कहाँ और कैसे देख सकते हो, तो बस चिपके रहो वीडियो के साथ, बता दूंगा मैं आपको। और अगर वीडियोस डेली देखते हो भाई तो डेली लाइक भी कर दिया करोगे, थोड़ा सा मुझे अच्छा लग जाएगा। एंड क्या एक स्पॉइलर भी हमको मिल चुका है इस गोल्डबर्ग और गुंथर के मैच का, क्योंकि 19 जुलाई का जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का सुपर शो होने वाला है, एक हाउस शो होने वाला, लाइव इवेंट होने वाला है, उसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पेंटा और गुंथर का जो मैच है उसको एडवर्टाइज कर दिया है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो अब ऑलरेडी इनका एसएनएमई में मैच है, और एसएनएमई के मैच के बाद का अगर कोई मैच है जिसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन द लाइन है और उस मैच में गुंथर है, तो फिर क्या इसका मतलब गुंथर यहाँ पे चैंपियनशिप रिटेन करने वाले हैं। बट थोड़ा सा ईजी हो सकता है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि ऐसे एडवर्टाइजमेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई चेंज भी कर देती है। बट क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी लग रहा है कि गुंथर ये वाला मैच जीतने वाले हैं, तो फिर लोगों को लग रहा है कि शायद ये एक स्पॉइलर हमको मिल चुका है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के। आई थिंक ये मेन इवेंट ही है इस वाले शो का, तो मेन इवेंट के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई में सुपरस्टार्स को रिलीज करने का दौर चलता ही रहता है। एंड डोंट वरी, अभी मैं किसी रिलीज हुए सुपरस्टार की बात नहीं बता रहा, मैं बात बता रहा हूँ आपको शेना बेजलर की, जिनको अभी से कुछ महीनों पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज कर दिया था। बट अब उनको एक नया रोल मिल चुका है, और वो ये है कि वो शोज को बैक स्टेज से प्रोड्यूस करना शुरू कर चुकी हैं NXT में। तो ये अब उनका एक डिफरेंट रोल है, और आई थिंक इस चीज से मुझे काफी हद तक ये भी समझ में आ रहा है कि सही में डब्ल्यूडब्ल्यूई पैसों के चक्कर में ही कर रही है। मतलब इनका जो ये डिसीजन या रिलीज या फायर करने का जो सारा हिसाब किताब चलता है वो पैसों को लेके ही चलता है। क्योंकि शेना बेजलर को निकाला, तो अगर वो शेना बेजलर में वैल्यू ही नहीं देख रहे होते तो फिर वो निकालते नहीं, लेकिन फिर उनको निकाल के फिर उन्होंने उनको नया रोल दे दिया। और ऑब्वियसली जब तुम बैक स्टेज काम करते हो और तुम उसे इन रिंग टैलेंट से कंपेयर करोगे, तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि शेना बेजलर की इन रिंग टैलेंट होगी, सैलरी ज्यादा होगी, और बैक स्टेज प्रोड्यूसर में कम नहीं होगी ऑब्वियसली, लेकिन उस हिसाब से नहीं होगी जितना ये इन रिंग टैलेंट को पे करते हैं। तो फिर ये अपने पैसे वैसे मतलब वैल्यू समझते हुए ये अपना पैसे कैसे बचा सकते हैं उस चीज के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। और विमेंस डिवीजन की बात चल रही है, तो एवोल्यूशन के बारे में अभी काफी ज्यादा हाइप चल रही है, नहीं चल रही, वो तो आप मुझे बता सकते हो। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई टीज कुछ जरूर कर रही है, और शायद ये हाईलाइट बन सकता है एवोल्यूशन का अगर ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई पीएलई में कर रही है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो यूट्यूब चैनल वॉल्ट वाला, उसमें उन्होंने जो है वीडियो पोस्ट करी है, स्टोरी ऑफ द राइज ऑफ एजे ली, और ये 2013 से 2014 के बीच का जो पीरियड है उसमें मेंशन किया जा रहा है। किसी को कोई आइडिया नहीं है, कुछ नहीं पता। इवन सीएम पंक ने खुद बोला था कि अगर एजे ली वापस आती है, मेरी पत्नी वापस आती है, तो मैं मेरे लिए भी वो एक शॉकिंग चीज़ होगी। और जब भी इस पर कुछ कमेंट करने के लिए बोलते हैं तो थोड़ा सा जो सीएम पंक है वो अवॉइड ही करते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या ये होगा। बट अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को थोड़ा बहुत ऐसा बनाना है कि लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करें शो के बाद, तो आई थिंक ये वो अकेला मूव है जो कि वो करवाने का दम रखता है। टोटल एंटरटेनर एक पैकेज है हमारा कलाकार आदमी पॉल हेमन। कैसे आप इस फुटेज में देख सकते हो, जहाँ पे पॉल हेमन अपना जो उनका मंडे नाइट रॉ में प्रोमो हुआ था इनकी पूरी फैक्शन का, वो सब करने के बाद रिंग साइड पे एक जो बच्चा है उसके सामने जाके ऐसे उसको चिढ़ा रहे, रोने वाली हरकतें कर रहे हैं। मुझे याद है ऐसे मैं बहुत तब करता था जब मैं खुरापाती आदमी था बहुत, और मैं भी थोड़े अपने बचपन में ही था। और किसी की मम्मी अपने बच्चे को ऐसे पकड़ी हुई होती थी, तो मम्मी को दिख नहीं रहा, तो पीछे हम बच्चे को देख के कुछ भी चिढ़ा सकते हैं, मुंह बना सकते हैं। तो थोड़ा वैसा वैसा यहाँ पे पॉल हेमन कर रहे थे, उस बच्चे की कह सकते हो फिरकी ले रहे थे, और उसके साथ जो भी उसका पेरेंट है या फिर था वो भी उसके तरफ ऐसे बढ़ा रहा था कि एक आई थिंक उसको तो एक मोमेंट ही मिल गया। जब बच्चा बड़ा होगा तो देखेगा भैया तुम तो क्या बात कर रहे हो, मैं तो बचपन में ही कलाकार आदमी से रिंग साइड पे पंगे लेके आ चुका। पता नहीं यार मैं इसको बता भी क्यों रहा हूँ, बट मन सा कर रहा है बताने का, इसलिए बता रहा हूँ। तो निकी बेला और जॉन सीना की हिस्ट्री क्या है आपको पता है, ये पहले एक दूसरे को डेट करते थे। इनकी जो है रिंग के अंदर ही वो अंगूठी पहनाने वाली जो सेरेमनी है वो भी हुई थी। उसके बाद इनका स्प्लिट हो गया, एंड देन बहुत सारी बातें बनी। फिर जॉन सीना ने अलग शादी कर ली, निकी बेला ने अलग शादी कर ली, फिर उनके बच्चे हो गए, फिर निकी बेला अलग भी हो चुकी है,
सेपरेट हो चुकी हैं। तो अब क्योंकि ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो बैक स्टेज का क्या माहौल है निकी बेला ने बताया। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि निकी बेला तो यार बड़ी झूठ बोल रही है। तो निकी बेला ने क्या बोला, क्योंकि अब जॉन सीना शादीशुदा है और उनकी जो वाइफ है, ये निकी बेला ने बताया कि वो हर एक उस शो में आती हैं जहां पे जॉन सीना होते हैं, तो वहां पे वो बैक स्टेज ही होती हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरे को लगा था ऑकवर्ड या अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन वो बहुत ही नाइस और स्वीट है। तो मतलब जॉन सीना की जो पत्नी है उनके बारे में निकी बेला ने अच्छी अच्छी बातें ही बोली हैं। तो अगर आप इस पूरे डायनामिक को देखोगे सो अब मुझे आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है कि मतलब क्या फीलिंग है, मतलब कुछ ऐसी ये नहीं बोल रहा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर लोग ऐसे कह रहे हैं कि अच्छा निकी बेला सही में ये बात दिल से बोल रही है या फिर वो इसलिए बोल रही है कि क्योंकि वो जो है अच्छा दिखना चाहती हैं। बट अगेन लोगों को हर चीज़ में कुछ ना कुछ, अगर वो ये बोल देती कि नफरत है तो वो भी प्रॉब्लम हो जाती, उन्होंने बोल दिया अच्छा है तो ही प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए कह रहा था कि मैं क्यों बता रहा हूँ, लेकिन क्या आप बोलोगे इसके बारे में वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। क्या आपको पता है जब अंडरटेकर अपने WWE के शुरुआती दिनों में थे तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को मुक्का मारा करते थे। ये मैंने एक बहुत मस्त ऐसे हेडलाइन से बना दिया, कुछ बहुत ही ऐसा कि भाई पता नहीं अंडरटेकर ने क्या कर दिया। और अंडरटेकर ने बोला भी कि अब जो मैं बात बोलने वाला हूँ इसको लोग इसी तरीके से ही ऐसे पब्लिक में लेके जाने वाले हैं। बट अंडरटेकर उसको एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि हाँ मैं ऐसा करता था लेकिन मैं सीखने के लिए, जब मैं शुरू में सब कुछ सीख रहा था तो मैं किसी भी चीज़ को पंच करते रहता था, दीवार को, मिरर को, ऐसे करने के लिए कि क्या मैं इसमें परफेक्ट हूं। और उस टाइम पे जो उनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी उनके ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक रियल ह्यूमन है, उनके सामने ट्राई करेंगे तो ज़्यादा और वो परफेक्शन ला सकते हैं अपने काम में। तो उन्होंने बताया कि वो इस हद तक गए थे शुरुआत में कि मेरे को WWE या फिर प्रोफेशनल रेसलिंग अच्छे से सीखनी है, तो फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को लिटरली पंच नहीं मारते थे। ऑब्वियसली कभी ऐसा उन्होंने थोड़ा सार्कास्टिक में बोला कि लगभग जाता था, लेकिन इस तरीके से अंडरटेकर ने अपने आप को ट्रेन किया है। तो देखो भाई कितने ही ऐसे लोग होते होंगे जो कि अपने करियर को लेके या फिर अपना जो पैशन है उसको लेके इतना सीरियस होते हैं कि उसके आड़े जो है फिर उनकी गर्लफ्रेंड भी अगर आ जाए तो उनको उस बात से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। और जो मैं आपको बात बता रहा था कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट कहाँ और कैसे देख सकते हो, तो वैसे तो ये हमको पहले भी दिखने ही वाला था, ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स के ऊपर ही नहीं आने वाला। तो आप इसको बड़े ही मज़े से वहाँ देख सकते हो जहाँ पे अभी आप मुझे देख रहे हो, मतलब कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और WWE ने ऑलरेडी इसको शेड्यूल कर दिया है 12 जुलाई को, मतलब हमारे लिए 13 जुलाई को होगा और ये होगा सुबह 5:30 बजे। तो ज़्यादा आपको भटकने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पर ही आपको सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट दिख जाएगा। और अच्छी बात यह है कि उसके कुछ ही घंटे के बाद आपको इस रेसल चैटर चैनल पे उसका रिव्यू भी मिल जाएगा, और जो कि काम हम करते आ रहे हैं ऑलमोस्ट 8 सालों से। तो अब यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।